सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलादपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग आज चंद्रापीठ कथा से संबंधित पात्रों के चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 12 संस्कृत के यूपी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का होता है। इसको 100 शब्दों में लिखना होता है। जैसे आइए, पहला देखिए, शूद्रक का चरित्र चित्रण। किसका चरित्र चित्रण? शूद्रक का चरित्र चित्रण। महाकवि बाण द्वारा रचित कादंबरी में 3 जन्मों की कथा बतलाई गई है, जिसमें राजा शूद्रक के गुणों का उल्लेख चंद्रापीठ कथा में किया गया है। राजा शूद्रक पहले जन्म में चंद्रमा थे। राजा शूद्रक पहले जन्म में चंद्रमा थे, दूसरे जन्म में राजा चंद्रापीठ हुए और तीसरे जन्म में राजा शूद्रक के रूप में जन्म लिए। तीसरे जन्म में वह राजा शूद्रक के रूप में जन्म। पहले जन्म में क्या थे? पहले जन्म में चंद्रमा थे, दूसरे जन्म में राजा चंद्रापीठ हुए और तीसरे जन्म में शूद्रक के रूप में जन्म लिए। राजा शूद्रक का शारीरिक गुण, राजा शूद्रक का शारीरिक सौष्ठव अत्यंत बहुत ही आकर्षक था। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इनका परिचय दे दीजिएगा। महाकवि बाण द्वारा रचित कादंबरी कथा 3 जन्मों पर आधारित है। राजा शूद्रक के नाम और गुणों का उल्लेख चंद्रापीठ कथा में किया गया है। राजा शूद्रक पहले जन्म में क्या थे? चंद्रमा थे, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ होकर जन्म लिए और तीसरे जन्म में राजा शूद्रक के रूप में जन्म लिए। वह शरीर से बहुत सुंदर थे। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट। राजा शूद्रक महाप्रतापी राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा शूद्रक महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पराक्रम के आगे संपूर्ण राजा अपना मस्तक झुकाते थे। उनके पराक्रम के आगे संपूर्ण राजा अपना मस्तक झुकाते थे। उनकी आज्ञा अपने सिरों पर रखते थे, यानी उनकी आज्ञा मानते थे। अपने पराक्रम और तेज के कारण दूसरे इंद्र के समान वह मालूम पड़ते थे। अपने तेज और पराक्रम के कारण वह राजा शूद्रक किसके समान मालूम पड़ते थे? दूसरे इंद्र के समान मालूम पड़ते थे। दूसरा हेडिंग है संयमी। राजा शूद्रक संयमी थे। राजमहल में अनेक स्त्रियां उनकी सेवा का कार्य करती थी। अनेक स्त्रियां या परिचारिकाएं उनकी सेवा के रूप में कार्य करती थी। उन्हें स्नान आदि का कार्य भी कराती थी। लेकिन राजा शूद्रक उन लोगों में आसक्त का भाव नहीं रखता था। यानी अनासक्त भाव से उनके बीच में रहता था। तीसरा हेडिंग है शास्त्र पारंगत एवं गुणग्राही। शास्त्र पारंगत एवं गुणग्राही। राजा शूद्रक संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला था। राजा शूद्रक संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला था। वह दूसरों के गुणों को भी अच्छी प्रकार से समझने वाला था। राजा शूद्रक स्वयं शास्त्रों को भली प्रकार से जानता था, लेकिन वह दूसरे के गुणों का भी आदर करता था। उनके राज दरबार में विद्वान और गुणी लोगों का हमेशा आदर होता था। उनके दरबार में विद्वानों का और गुणग्राही लोगों का आदर और सम्मान होता था। नंबर 4 हेडिंग है
सौंदर्य का प्रशंसक। राजा शूद्रक किसी भी प्रकार के गुणों का प्रशंसक था, यानी अनेक प्रकार के गुणों का प्रशंसक था। वह स्वाभाविक सौंदर्य की प्रशंसा करता था। राजसभा में जब चांडाल कन्या राजा के सामने उपस्थित होती है तो उसके सौंदर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। कौन? राजा शूद्रक आश्चर्यचकित हो जाता है। सौंदर्य का प्रशंसक राजा शूद्रक किसी भी प्रकार के गुणों का प्रशंसक था। वह स्वाभाविक सुंदरता की भी प्रशंसा करता था। राजसभा में जब चांडाल कन्या राजा के सामने उपस्थित होती है तो उसकी सुंदरता को देखकर वह राजा शूद्रक आश्चर्यचकित हो जाता था। 5वां हेडिंग है धर्मनिष्ठ। राजा शूद्रक धर्म के प्रति आस्था रखता था। उनके दैनिक कृत्यों या कार्य में ईश्वर उपासना, ईश्वर की भक्ति या ईश्वर उपासना सम्मिलित थी। प्रतिदिन के कार्यों में राजा शूद्रक धर्म के प्रति विश्वास रखता था, आस्था रखता था, लगाव रखता था। प्रतिदिन के कार्यों में ईश्वर की उपासना करना सम्मिलित था। पितरों को तर्पण देता था। मंत्रों से पवित्र जल से सूर्य को अर्घ देता था तथा देवालय में शंकर की पूजा करता था। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि राजा शूद्रक महाबलशाली चक्रवर्ती सम्राट, संयमी, शास्त्रों में पारंगत एवं गुणग्राही, सौंदर्य का प्रशंसक, धर्मनिष्ठ राजा था। इस प्रकार पराक्रम रसिक होते हुए भी विनम्रता का व्यवहार करने वाला शूद्रक विजय प्राप्ति के लिए का उत्कृष्ट, अभिलाषी एवं अत्यधिक शक्तिशाली था। इस तरह आप लोगों को लिखना है। अगला देखिए, नंबर 2 है कादंबरी का चरित्र चित्रण। किसका चरित्र चित्रण? कादंबरी का चरित्र चित्रण। परिचय देखिए। परिचय, कादंबरी बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी की प्रमुख स्त्री पात्र है। क्या है? कादंबरी बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी की प्रमुख स्त्री पात्र है। वह गंधर्वों के राजा चित्ररथ और अप्सरा कुल में उत्पन्न महारानी मदिरा की एकमात्र पुत्री है। कादंबरी के पिता का नाम चित्ररथ और उनकी माता का नाम मदिरा था। तो यहाँ कहा गया है कि यह गंधर्वों के राजा चित्ररथ और अप्सरा कुल में उत्पन्न महारानी मदिरा की एकमात्र पुत्री है। वह चंद्रापीठ की प्रेमिका और देवी महाश्वेता की सखी और संपूर्ण कलाओं में दक्ष स्त्री है। संपूर्ण कलाओं में दक्ष या कुशल स्त्री है। इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कादंबरी के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 हेडिंग है प्रमुख नायिका। कादंबरी के नाम पर ही रचना का नामकरण होने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कादंबरी मुख्य स्त्री पात्र है। कादंबरी के नाम पर की गई रचना होने के कारण
यह स्पष्ट हो जाता है कि कादंबरी मुख्य स्त्री पात्र है। यद्यपि यह कथानक के आदि में ही हमारे सामने आती है, प्रारंभ में ही, यद्यपि यह कथानक के पहले ही हम लोगों के सामने प्रस्तुत होती है, आती है। और महाश्वेता मुख्य, और महाश्वेता के मुख से ही हमें उसका परिचय मिलता है। किसका परिचय मिलता है? कादंबरी का परिचय मिलता है। लेकिन नायक चंद्रापीड की प्रिया होने के कारण बाद के कथानक में चारों तरफ मुख्य रूप से उपस्थित होने से यही इस आख्यायिका की नायिका है, इस कथा की नायिका है। दूसरा हेडिंग है सच्ची प्रेमिका। कादंबरी चंद्रापीड को पहली बार देखते ही उस पर अनुरक्त हो जाती है, उसमें लीन हो जाती है और सदैव उसके पास रहना चाहती है। कादंबरी, दूसरा हेडिंग है सच्ची प्रेमिका। कादंबरी चंद्रापीड को पहले बार देखते ही उसमें अनुरक्त हो जाती है और उसके साथ हमेशा रहना चाहती है और महाश्वेता से कहती है कि हे सखी महाश्वेते, दर्शनाद आरभ्य, देखने मात्र से लेकर शरीरस्य अपि अयम एव, शरीर के द्वारा भी यह मेरे प्रभु स्वामी हो गए हैं, प्रभु हो गए हैं, स्वामी हो गए हैं। किमुत, किम धनुत, किमुत, अथवा क्या, भवनस्य, भवन की, परिजनस्य, सेविकाओं की, वामन अथवा सेविकाओं की, एकांत में चंद्रापीड के बारे में सोचना और पत्रलेखा के द्वारा चंद्रापीड को संदेश भेजना इसका प्रमुख प्रमाण है, सच्ची प्रेमिका होने का प्रमुख प्रमाण है। अगला देखिए, तीसरा हेडिंग है संकोची। तीसरा हेडिंग है संकोची। कादंबरी, यह अर्थात कादंबरी अत्यंत लज्जाशील और संकोची स्वभाव की पात्रा है। कादंबरी अत्यंत लज्जाशील और संकोची स्वभाव की पात्रा है। इसीलिए या इसी कारण से महाश्वेता के बार बार कहने पर भी वह कौन? कादंबरी, वह चंद्रापीड को अपने हाथ से पान देने में संकोच करती है। वह महाश्वेता के बार बार कहने पर, आग्रह करने पर भी चंद्रापीड को अपने हाथ से पान देने में संकोच करती है और महाश्वेता के मुख से अपनी दृष्टि हटाए बिना ही उसे पान देती है, चंद्रापीड को पान देती है। इसी कारण विभिन्न प्रकार से चंद्रापीड के द्वारा पूछे जाने पर भी स्पष्ट रूप से अपने प्रेम को प्रकट नहीं करती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार से चंद्रापीड के द्वारा पूछे जाने पर भी वह स्पष्ट रूप से अपने प्रेम को प्रकट नहीं करती है। अगला हेडिंग है चौथा, प्रिय सखी। कादंबरी, वह अर्थात कादंबरी महाश्वेता की प्रिय सखी है। कादंबरी महाश्वेता की प्रिय सखी है। वह महाश्वेता से प्रेम करती है और महाश्वेता इससे प्रेम करती है। वह कादंबरी महाश्वेता से प्रेम करती है और महाश्वेता भी कादंबरी से प्रेम करती है। महाश्वेता कादंबरी का परिचय कराती हुई चंद्रापीड से कहती है
महाश्वेता कादंबरी से चंद्रापीठ का परिचय कराते हुए कहती है कि सरल हृदया महानुभावा च कादंबरी। हे कादंबरी, यह महापुरुष सरल हृदय और स्वभाव वाले हैं। अब 5वां हेडिंग है संपूर्ण कलाओं में दक्ष। 5वां है संपूर्ण कलाओं में दक्ष। वह अर्थात कादंबरी संगीत, चित्रकारी, श्रृंगार आदि संपूर्ण कलाओं में दक्ष है, कुशल है। कादंबरी संगीत, चित्रकारी, श्रृंगार आदि संपूर्ण कलाओं में दक्ष है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कादंबरी प्रमुख नायिका, सच्ची प्रेमिका, संकोची स्वभाव वाली, प्रिय सखी और संपूर्ण कलाओं में दक्ष स्त्री पात्र है। अब आगे आइए, तीसरा चंद्रापीठ का चरित्र चित्रण। तीसरा है चंद्रापीठ का चरित्र चित्रण। परिचय। चंद्रापीठ का चरित्र चित्रण। परिचय। कादंबरी महाकवि बाण की श्रेष्ठ गद्य काव्यात्मक रचना है या गद्य रचना है। कादंबरी महाकवि बाणभट्ट की श्रेष्ठ गद्य काव्यात्मक रचना है। चंद्रापीठ इस गद्य काव्य के धीरोदात्त नायक हैं। धीरोदात्त नायक हैं। इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। परिचय है कादंबरी महाकवि बाण की श्रेष्ठ काव्य रचना है। चंद्रापीठ इस गद्य काव्य के धीरोदात्त नायक हैं। इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, रूपवान। चंद्रापीठ सुंदर राजकुमार हैं। वह रूपवान हैं, बहुत सुंदर हैं। जब उसमें यौवन आ जाता है तब उनका अंग प्रत्यंग, प्रत्येक अंग, संपूर्ण अंग निखर उठता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वह घर आते हैं तब नव यौवन उनके सौंदर्य को दुगना कर देता है। पहला हेडिंग है रूपवान। चंद्रापीठ अत्यंत सुंदर राजकुमार हैं। जब उनमें यौवन आता है तब उनका अंग प्रत्यंग निखर उठता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वह घर आते हैं तब नव यौवन उनके सौंदर्य को दुगना बढ़ा देता है। दूसरा हेडिंग है बुद्धिमान और गुणवान। बुद्धिमान और गुणवान। चंद्रापीठ की बुद्धि अत्यंत तीव्र है, बहुत अधिक तीव्र है। चंद्रापीठ की बुद्धि बहुत तीव्र है। विद्या मंदिर में वह आचार्यों के द्वारा पढ़ाई गई संपूर्ण विद्याओं को थोड़े ही समय में ग्रहण कर लेते हैं। चंद्रापीठ की बुद्धि बहुत तीव्र है। विद्या मंदिर में वह आचार्यों के द्वारा पढ़ाई गई संपूर्ण विद्याओं को बहुत ही कम समय में ग्रहण कर लेते हैं। सभी शास्त्रों, शस्त्र विद्या, घोड़े और हाथी पर सवारी करना, पक्षियों की भाषा बोलने का ज्ञान आदि सभी में वह पारंगत हो जाते हैं। चंद्रापीठ बुद्धि में बहुत तीव्र है। विद्या मंदिर में वह आचार्यों के द्वारा पढ़ाई गई संपूर्ण विद्याओं को बहुत कम ही समय में ग्रहण कर लेते हैं। सभी शास्त्रों, शस्त्र विद्या, घोड़े और हाथी पर सवारी करना, पक्षियों की भाषा का ज्ञान आदि सभी में वह
पारंगत हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, प्रवीण हो जाते हैं। तीसरा हेडिंग है वीर। तीसरा हेडिंग है वीर। चंद्रापीठ महान वीर तथा पराक्रमी हैं। चंद्रापीठ महान वीर तथा पराक्रमी हैं। वह युवराज बनकर दिग्विजय करने के लिए चलते हैं, तब चारों दिशाओं को जीतकर सबको अपने अधीन कर लेते हैं। चंद्रापीठ महान वीर तथा पराक्रमी है। जब वह युवराज बनकर दिग्विजय करने के लिए चलते हैं तो चारों दिशाओं को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं, अपने अंदर मिला लेते हैं। चौथा हेडिंग है सच्चा मित्र। चंद्रापीठ सच्चे मित्र हैं। चंद्रापीठ सच्चे मित्र हैं। वह अपने मित्र वैशंपायन के बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकते हैं। वह अपने मित्र, उनका मित्र कौन था? वैशंपायन। वह अपने मित्र वैशंपायन के बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकते हैं। वह विद्यालय में पढ़ने अथवा दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय भी अपने मित्र के साथ रहना उचित समझते हैं। वह विद्यालय में पढ़ने से लेकर दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते समय भी वह अपने मित्र के साथ रहना उचित समझते हैं। मित्र कौन थे? वैशंपायन। मित्र ही कठिनाइयों के समय में उनकी सहायता करते हैं। मित्र ही, वह वैशंपायन ही जब कठिन परिस्थिति आती है तो उनका सामना करते, सहायता करते हैं। ऐसा उनका विश्वास है। किसका विश्वास है? चंद्रापीठ का विश्वास है। पांचवा हेडिंग है सच्चा प्रेमी। चंद्रापीठ कादंबरी से प्रेम करते हैं। चंद्रापीठ कादंबरी से प्रेम करते हैं। कादंबरी के पहले दर्शन में ही, कादंबरी के पहले दर्शन में ही वह हृदय में, चंद्रापीठ के हृदय में कादंबरी, वह चंद्रापीठ कादंबरी से प्रेम करते हैं। कादंबरी के पहले दर्शन में ही वह हृदय, अपने हृदय में प्रेम प्रभावित हो जाता है। उनके हृदय में, चंद्रापीठ के हृदय में प्रेम प्रभावित हो जाता है। इसका प्रेम निस्वार्थ और वासना रहित है। चंद्रापीठ का प्रेम निस्वार्थ, इसमें कोई स्वार्थ नहीं था और वासनाओं से रहित है। कादंबरी से मिलने के लिए वह व्याकुल हो जाते हैं, आकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उज्जैनी से वर्षा आदि में रहकर भी वह कादंबरी के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। उज्जैनी से वर्षा आदि को सहकर भी वह कादंबरी के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। छठवां हेडिंग है दिव्य पुरुष। चंद्रापीठ यद्यपि राजा तारापीठ के पुत्र अर्थात लौकिक मनुष्य हैं। चंद्रापीठ यद्यपि राजा तारापीठ के पुत्र हैं अर्थात लौकिक मनुष्य हैं, लेकिन परंतु वास्तव में वह लोकपाल चंद्रमा है। वास्तव में वह लोकपाल चंद्रमा है। ऐसे रूप के कारण वह पहले चंद्रापीठ के रूप में और फिर राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेते हैं। ये पहले बताया गया है कि पहले ही में बताया गया है कि इस चंद्रापीठ कथा में 3 जन्मों की कहानी है। शाप मुक्त होकर वह फिर चंद्रलोक, हेमकूट और उज्जैनी
पर शासन करते हैं। वह उनको श्राप मिलता है, श्राप से जब वह मुक्त हो जाते हैं तो श्राप मुक्त होकर वह चंद्रलोक, हेमकूट और उज्जैनी पर शासन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चंद्रापीड रूपवान, बुद्धिमान और गुणवान, वीर, सच्चा मित्र, सच्चा प्रेमी, दिव्य पुरुष होने के साथ वह चंद्रापीड चंद्रमा का अवतार है। वह वीर, बुद्धिमान तथा गुणवान राजकुमार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इन 3 पात्रों के चरित्रण में आप लोग अच्छी प्रकार से समझ लिए होंगे। इसके विषय में अध्ययन कीजिएगा। फिर दूसरे दिन हम लोग दूसरे अध्याय से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।